खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे का सियासी संग्राम अपने पूरे शबाब पर है। वार पलटवार का दौर जारी है। सियासी कयासों का बाजार गर्म है। दोनों खेमों में सियासी अदावत की लकीर और गहरी होती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तल्ख अंदाज में सचिन पायलट पर बरस रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पायलट को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विश्वास हासिल था, फिर भी पायलट ने पार्टी की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और प्रदेश सरकार को गिराने की हिमाकत की। वही सचिन पायलट ट्वीट कर खुद को निर्दोष बता रहे। इधर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत पर, जहां कल भी जारी रहेगी अदावत और बगावत के मामले की सुनवाई। उम्मीद की जा रही है कल की अदालत अपना फैसला भी सुना देगी, क्योंकि कल 5 बजे तक ही विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस पर किसी भी तरह का फैसला लेने की रोक लगाई है। ऐसे में दोनों पक्षों के वकील अपनी दलील अदालत में पेश कर रहे हैं, तर्कों और तथ्यों की दुहाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मंगलवार को किसका होगा मंगल। इंतजार बरकरार है। हर किसी के जहन में सवाल हजार है कि आखिर कब खत्म होगा सूबे का सियासी दंगल। मंगलवार को किसका होगा मंगल? क्या कल खत्म हो जाएगा इंतजार? क्या निर्णायक साबित होगा मंगलवार? किसे मिलेगा किस्मत का साथ? किसकी होगी शह और किसकी होगी मात? कहां जाकर थमेगा सूबे का सियासी संग्राम? और सबसे बड़ा सवाल कि सियासी अदावत पर क्या फैसला देगी सूबे की अदालत? बिग फाइट पे बहस आज इसे है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी हमारे साथ है, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव हैं, और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत प्रतीक कासलीवाल जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि सुनवाई आज पूरे दिन चली, आपकी मौजूदगी पूरे वक्त थी कोर्ट रूम में। क्या रहा? पक्ष दोनों तरफ से अपने तर्क रखे गए हैं, लेकिन कितनी संभावना लग रही है कि कल फैसला आ जाएगा, सुनवाई पूरी हो जाएगी? देखिए, संभावना ये तो है कि कल तर्क पूरे कर दिए जाएंगे। फैसला कल आता है नहीं आता इस पे कहना मुश्किल है। वो प्योरली न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है कि वो कल फैसला दे पाए। बट हाँ, आज सुबह 10 बजे से कार्रवाई चालू हुई और 1 बजे तक चली, फिर 2 से पौने 5 चली, फिर 5 बजे से पौने 7 बजे तक चली। तो कोर्ट का जितना समय था उसके पहले और उसके बाद भी कोर्ट ने सुनवाई करी है। और क्योंकि तर्क अभी पूरे नहीं किए गए अधिवक्ताओं के द्वारा, तो कल वापस से 10:30 बजे कोर्ट ने अवसर दिया है अपने तर्क पूरे करने का। तो मिस्टर रौदगी जो है, मुकुल रौदगी, वो जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता है, उनके तर्क रखे जाएंगे, वो तर्क रखेंगे। उसके बाद 2 अर्जियां लगाई गई हैं, उन पे कोर्ट अवसर देगी उनको आर्ग्यू करने के लिए। और उसके बाद अगर कोई सर रिजॉइंडर पे बहस करना चाहता है तो कोर्ट उनको अवसर देगी बहस करने के लिए। जी ठीक है, यानी कि कल तक सुनवाई तो ये पूरी हो जाएगी। फैसला तो कोर्ट के हाथ में है कि कल सुनाया जाता है या नहीं, जिस तरह से प्रतीक कासलीवाल जी भी बता रहे हैं। चलिए संयम लोढ़ा जी का रुख कर लेते हैं। संयम जी, देखिए सुनवाई तो जारी है, नजरें तो हैं सबकी अदालत पर कि आखिर कल क्या फैसला आता है, सुनवाई में किस तरह के तर्क रखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फेयरमाउंट होटल, जहां पर आप सभी की मौजूदगी है। लेकिन आज अहम चीज जो देखने को मिली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान जो सचिन पायलट पर उन्होंने दिया, बहुत ही तल्ख टिप्पणी थी। दरअसल श्वेता, वो आहत है जी। उन्होंने अपने पिछले 40 साल कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा के लिए दिए हैं, और जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनके सहयोगियों ने किया है, उससे उनका मन दुखी है। उन्होंने जो प्रकट की है वो उनकी अपनी वेदना है, वो पीड़ा है, उसको उस नज़रिए से समझा जाना चाहिए। ठीक है, उनकी पीड़ा है, लेकिन इधर उस पर रिएक्शन भी सचिन पायलट का आया है कि हैरान नहीं उनके बयान से, लेकिन दुखी जरूर हूं। ऐसे उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए कहेंगे।
देखिए, देखो श्वेता, सचिन पायलट साहब के रवैये से पूरा देश हैरान है कि आप कर क्या रहे हैं। आपकी पार्टी की लगातार बैठकें चल रही है, आपके सहयोगी, आपके विधायक सारे यहाँ पर इतने दिन से बैठे हुए हैं, 1 महीने पहले सब इकट्ठा थे। आप क्यों इस षड्यंत्र के अंदर संलिप्त हो गए? आपको बार बार मौके दिए गए, आपको क्यों अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्या कारण है? ये आपका अपराध बोध है, इसको पूरा देश समझ रहा है। ठीक है मदन दिलावर जी, अब देखिए कोर्ट में तो जाना पड़ा और आप लोग शुरुआती तौर से कह रहे थे कि ये आपसे इनका है, अंतर कलह है और यही वजह है कि आज ये स्थिति पहुंच गई है। लेकिन मदन दिलावर जी, आपको भी एक शिकायत ये थी कि आपने भी जब बसपा के विधायक इसमें शामिल हुए उस मामले की सुनवाई नहीं हुई और इस मामले की सुनवाई बहुत जल्दी और इतनी तुरंत ही होने लगी है। और आप लोगों ने आरोप या सवाल हम कह सकते हैं स्पीकर पर भी उठाए पक्षपात को लेकर, उनकी मंशा को लेकर। मदन जी, माननीय जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, उनका अवैधानिक रूप से विलय कांग्रेस में किया है, जो नियमानुसार नहीं था, विधि विरुद्ध था। और इसलिए मजबूर होकर के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान जोशी जी को हमने 13 मार्च को अपील की और कहा कि ये दल बदल जो विलय किया आपने बसपा के विधायकों का, उसको निरस्त कीजिए। आप देखिए विडंबना कि 13 मार्च को, यानी आज 4 माह से ऊपर हो गया है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि और मामलों में उसी दिन कार्रवाई की गई है। तो हमारे साथ भेदभाव भी है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी वाली बात आती है और यही बात कही जा रही है कि उसमें कुछ ऐसा सवाल ही नहीं उठता। वो तो पूरे के पूरे यानी 6 के 6 जो विधायक थे वो सभी कांग्रेस में शामिल हो गए, इसलिए वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, या जो आप लोग आरोप लगा रहे, सवाल उठा रहे हैं, वो उसमें लागू नहीं होता। ये गलत है, ये कहा जा रहा है। जो कह रहे हैं गलत है, क्योंकि ये विधि विरुद्ध इसलिए है क्योंकि ये अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है और इनके अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, वो खुद इस बात को कर रही हैं। जब पार्टी ही इस बात से सहमत नहीं है तो ऐसे विलय कैसे हो सकता है? उन्होंने यही कहा कि पूरी पार्टी विलय हो गई है, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए विधि विरुद्ध है और इसलिए मजबूर होकर के हमको माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाना पड़ा। और अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो पिछली 18 तारीख को मैंने फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया है कि आप त्वरित न्याय में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं तो इस पर तुरंत न्याय करें, निर्णय करें तो ठीक रहेगा। परंतु अभी तक कोई संकेत नहीं इस बात की। इसलिए मुझे लगता है कि या तो किसी बात से डरे हुए हैं, या आशंकित हैं, या भ्रमित हैं। परंतु पूरा प्रदेश इस बात को कह रहा है कि जो माननीय अध्यक्ष होते हैं निष्पक्ष होते हैं, और इस बात को मानता हूं कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं अभी तक वो निष्पक्षता से काम करते आए, त्वरित न्याय करते आए हैं। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया उनको, किस प्रकार का दबाव है, कहाँ का दबाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय को इस प्रकार नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है आरसी चौधरी जी, आखिर कब खत्म होगा सूबे का ये सियासी दंगल? इंतजार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी तो सुनवाई हो रही है और कल परसों में तस्वीर साफ हो जाएगी, अदालत की तरफ से फैसला आ जाएगा, लेकिन ये थमेगा कब? देखिए, ये तो जिस दिन अमित शाह जी यहाँ पे आके ये कहा था कि ये जो विधानसभा के चुनाव हैं 180 सीट लेके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव है। राजस्थान की जनता ने उस अंगद के पांव को जब उखाड़ के फेंका, 163 से जब उनको 72 पे लेके आए, तब से भारतीय जनता पार्टी इतनी विचलित हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश में विश्वास नहीं रखती। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, वहां पे लोकतंत्र पे हमला करने का कुसंगीत प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन राजस्थान के अंदर महामंत्री प्रभारी राजस्थान श्री अविनाश जी पांडे हो, चाहे पार्टी के और दूसरे तमाम नेता हो, चाहे आदरणीय गहलोत साहब हो, इन्होंने इस देश की और राज्य की जनता के प्रति जो जवाबदेही निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो बेनकाब किया है। एक जो 6 साल पहले सांसद बनके केंद्रीय मंत्री बनते हैं और आज इतनी बड़ी करोड़ों की डील करते हैं, जो काले धन पे हमला और प्रहार कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पैसा है, जो हजारों करोड़ रुपया, जो एक वेंटिलेटर राजस्थान की सरकार को आपने नहीं दे पाए, जो कोरोना की लड़ाई के अंदर आप एक व्यक्ति को राहत पहुंचाने का काम नहीं कर पाए, आज आखिर हजारों करोड़ रुपए आप विधायक खरीदने के लिए कहां से आ गए? ये पैसा पीएम केयर फंड का था, यह माननीय मंत्री जी ने 6 साल के अंदर इतना पैसा भ्रष्टाचार से अर्जित किया।
आज प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती थी कि हम एक अलग पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस है, हम एथिक्स के साथ में राजनीति करते हैं, उन्होंने 6 साल के अंदर बता दिया कि किस प्रकार राजस्थान के अंदर जो लोकतांत्रिक संस्थान थे, संवैधानिक संस्थानों पे हमला नहीं किया। ठीक है चौधरी जी, जनता के जनादेश पे भी हमला किया। ठीक है, सवाल तो यहाँ पर बहुत उठ रहे हैं कि हाँ कैसे, ऑफर तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ पर सबके पास, लेकिन ये पैसा किसका है, कहाँ से आया है, कहाँ लगाया जा रहा है, और जब ये सबूत सामने आएंगे तो जांच क्योंकि की जा रही है तो वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। डॉक्टर संजय माधव भी हमारे साथ है। संजय माधव, सीपीएम के 2 विधायक हैं संजय जी, बलवान पुनिया जो पहले ही सपोर्ट कर चुके हैं, और गिरधारी मैया जो आज जयपुर पहुंचते हैं और इसके बाद उनका ये कहना कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी के भी साथ नहीं है, ये इनकी आपसी लड़ाई। लेकिन विधायक होने के नाते सरकार चुनने में तो साथ आना पड़ेगा, वो किसी के भी आए, और पहले कुछ बोलना, एक आपके विधायक चले जाते हैं उनके साथ, एक नहीं जाते हैं, क्या है स्टैंड आप लोगों का? श्वेता जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है पार्टी का राष्ट्रीय स्तर से कि ये जो लोकतंत्र की हत्या और जो शर्मनाक कृत्य जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया है, लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी हुई किसी की भी हो, हम सीपीएम का हमेशा सैद्धांतिक रूप रहा है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को काम करने देना चाहिए। वो चाहे सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार को यदि कांग्रेस ने गिराया तब भी हमने उसका हमेशा विरोध किया है। और अभी तो एक परंपरा बन गई, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है, तमाम तरह के धनबल, बाहुबल, ईडी, न्यायपालिका सबका दुरुपयोग करते हुए ये इनके प्रकार सत्ता को हथियाने का जो अभी ये खेल शुरू किया है बीजेपी ने, वो निश्चित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उसका विरोध करती है। और उसके साथ में जो आपने कहा, हमारा सिंपल सी बात है कि हमारा विरोध है भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति से जो कि बहुराष्ट्रीय निगमों की और बड़े बड़े पूंजीपति घरानों के हित में काम करती है, और उसके खिलाफ जो जनता का आक्रोश है उसे बांटने के लिए जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल करती है। वो राजनीति, हमारा ये मानना है कि ये देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, इसे रोकना चाहिए। किसान की समस्या, लेकिन सरकार बने, आपने कहा कि हमारे विधायक अलग अलग नहीं, हमारा पूरा विधायक दल एक साथ में है। एक तो नजर नहीं आता, 2 बातें हो रही हैं, 2 बातें आ रही हैं संजय जी, आप मानिए नहीं मानिए, 2 बातें एक साथ आती है, एक अलग। चलिए आपके पास लौटेंगे, महेंद्रजीत मालवीय जी भी हमारे साथ है। महेंद्रजीत जी, एक अहम बात है, जब ये खरीद फरोख्त की बात विधायकों के पास ऑफर आने की बात कही जा रही थी, और उसके बाद आदिवासी क्षेत्र की बात कही गई, 2-3 विधायकों के नाम यहां पर सामने आए, उसमें आपका नाम भी शामिल था। सबसे पहले तो महेंद्रजीत सिंह जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, आपके पास भी क्या ऐसा ऑफर आया था कि पार्टी से बगावत करिए, साथ आइए, कोई ऐसा ऑफर था सर? किसी प्रकार का कोई ऑफर ना, तो कोई प्रकार का कोई ऑफर नहीं आया। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ और माननीय अशोक गहलोत साहब के साथ हूँ। जिस तरह का अभी जो खरीद फरोख्त हो रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि पीछे से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में लगी हुई है। खरीद फरोख्त की हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ से बागी बन के जो विधायक यहाँ से चले गए, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने उनका पूरा श्रेय दिया। एसओजी उनकी पूछताछ करने जा रही है, 1 घंटे तक उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, और पीछे के दरवाजे से इनको भगाया जा रहा है। ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता ही काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ एसओजी जारी है, वहाँ से आगे आगे वो हमारे बागी विधायक भागते जा रहे हैं। आज मलिंगा जी हमारे नौजवान व्यक्ति, उन्होंने अपना बयान दिया है, यह भी एक समझने की बात है। और जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट के न्याय की हम सम्मान करते हैं, न्याय हमारे पक्ष में होगा, सच्चाई का साथ होगा, और अशोक गहलोत साहब पूरे 5 साल करेंगे, हमारे पास में पूरी मेजोरिटी है। ठीक है, ये कितनी भी ताकत लगा ले भारतीय जनता पार्टी, पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया, बॉम्बे की हालत क्या हुई, कर्नाटक की स्थिति क्या बनी, लेकिन आगे अब प्रजातंत्र में ये बात चलने वाली नहीं है। ठीक है महेंद्रजीत सिंह जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि आश्वस्त हैं अशोक गहलोत की सरकार रहेगी, पूरे 5 साल स्टैंड करेगी, पूरे 5 साल काम करेगी, 3.5 साल का वक्त जो और बचा है वो भी है, और क्योंकि संयम लोढ़ा जी भी साथ ही है, और संयम लोढ़ा जी ने भी ये बात की थी 3.5 साल और जो बचे हैं सरकार आराम से काम करेगी, कहीं कोई खतरा नहीं है। लेकिन संयम जी, आज जो गिरिराज मलिंगा विधायक है, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए सचिन पायलट के ऊपर कि बुलाए घर पे ही बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऑफर हैं और उनकी तरफ से ऑफर दिया गया। बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि दिसंबर से ऑफर मिल रहे थे, यानी अभी 1-2 महीने की बात नहीं है, 3-4 महीने की बात नहीं है, 6 महीने से भी पहले से ही ये कोशिशें की जा रही थी। लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया सामने आकर बोलने में? संयम जी,
देखो श्वेता, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक्सपोज होना नहीं चाहता है, तो वो इस तरीके से बातचीत के जरिए टोल लेता है कि कौन सा आदमी अपने झांसे में आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। तो एक ये तरीका है कि इस तरीके से बातचीत करके इनका मन की था लेने की कोशिश की जाती है कि भाई इस आदमी को किस रास्ते पर अपन ले जा सकते हैं। अब जिसमें बहुत सख्ती से जो पेश आ जाता है उसको फिर ये टच नहीं करते हैं, जो थोड़ा बहुत अपनी कोई स्कोप दे देते हैं तो उसको उस लाइन पर फॉलो करते हैं। कोई उनसे सद नहीं रहा हो तो वो उसको फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे ये इंडिपेंडेंट जो राजस्थान में पथभ्रष्ट किए गए हैं, उनको उनके पूरी एजेंसी पीछे उनके भारतीय जनता पार्टी की थी। वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा कि इन्होंने ये पूरा ग्रुप भारतीय जनता पार्टी को पकड़ा रखा था कि भाई इनको आप मैनेज करो, और वो सामने भी आ जाएगा, आप देखना थोड़े दिन में। मदन जी, पूरा षड्यंत्र, पूरा खेल बीजेपी का है। मानेसर में जिस तरह से अभी महेंद्रजीत सिंह ने कहा कि मानेसर में भी पूरी शय बीजेपी की है, एसओजी पहुंचती है, वो आगे कहीं और निकल जाते हैं, ना तो हाथ में आ रहे हैं, ना पूछताछ हो पा रही है, और ये मामला वहीं का वहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का इनकी अंदर की लड़ाई में, अंतर्कलह में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और इंसानों की तरह नहीं लड़ रहे हैं, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता किसकी तरह लड़ रहे हैं, यानी इंसानों की तरह नहीं लड़ रहे हैं ये, तो फिर उस सबका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं दूसरे के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो उन्होंने कहा है कि बेईमानी करिए, खरीद रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि ऐसा है तो सीबीआई से जांच कराओ ना। और सीबीआई में जब शिकायत की भारतीय जनता पार्टी ने, तो आज एक आदेश निकाला इन्होंने कि राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई किसी से भी पूछताछ नहीं कर सकेगा, जांच नहीं कर सकेगा। क्यों डर गए लोग, क्यों डरे हुए हैं? ये मुख्यमंत्री जी के उस ओएसडी को बचाने के लिए और इस प्रकार का षड्यंत्र किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की देख रेख में ही उसके ओएसडी ने और ये मनगढ़ंत वीडियो ऑडियो जो भी बनाए हैं वो उन्होंने बनाए हैं ताकि उनको उठा न ले, और उनको उठा लेंगे तो सीबीआई उठा लेगी तो सारी की सारी पोल खुल जाएगी कि मुख्यमंत्री स्वयं किस प्रकार से इनके साथियों के साथ षड्यंत्र करके और इनको बदनाम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं। जो नियम में बदलाव किया गया वो एक डर है, वो डर था और इसी वजह से ये हो गया। भयंकर डर है, भयंकर डरे हुए हैं। संयम जी, ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और इस तरह ये नियम बदल गया सीबीआई जांच को लेकर जो बात कही और आज ही आया है। बीजेपी सीधे आरोप लगा रही है कांग्रेस पर ही डरे हुए। किस बात का डर? ऑफर बीजेपी की तरफ से आ रहा है, ये आप लोग का कहना था। जो बागी हुए हैं वो बीजेपी के साथ हैं, आपके जितने विधायक हैं वो सभी आपके साथ हैं। नंबर गेम की बात होती है, आपके पास पूरे विधायक है, सरकार गिरने का डर नहीं। फिर डर किस बात का, किस डर की बात बीजेपी कर रही है? कोई डर नहीं है। जो अपराधी हैं, जिन्होंने पैसे लेने और देने का काम किया है, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर है, कितनी ही बड़ी सत्ता पर है, कानून अपना काम करेगा और जिनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही पहुंचाया जाएगा। आप निश्चिंत रहे इस मामले में। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रलाप है, ये अशोक गहलोत है जिन्होंने ये रंगा और बिल्ला को घुटने टिकवा दिए राजस्थान की धरती पर। मैंने 7 दिन पर पहले ही कहा था कि ये कर्नाटक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, ये राजस्थान है, राणा प्रताप की धरती है। ये उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 90 लाख रुपए लेकर के किया जाएगा जो किया चाइना दूतावास से भारत की जमीन को बेचने का षड्यंत्र किया है। कर रहे हैं ये उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। बसपा का प्रलाप कर रहे हैं। कानून पढ़ना चाहिए इनको। 2003 के अंदर अटल संयम लोढ़ा जी, आपने कितने पैसे लिए हैं? आपने कितने पैसे लिए हैं समर्थन करने के? विभाजन नहीं किया जा सकता। और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कितना पैसा दिया बताइए ना सबको। विधायक लेकर के कांग्रेस में शामिल हुई है, इसका मतलब है बसपा का पूरा विधायक दल कांग्रेस में शामिल हुआ है, इसलिए इसमें किसी तरह की कार्रवाई का कोई स्कोप ही नहीं बचता। आप तो निश्चिंत रहिए, हम विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत भी साबित करेंगे। 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी से पूरी संघर्ष भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है संयम जी का, लेकिन फ्लोर टेस्ट तक की बात घबराहट
घबराहट नहीं होती तो मुख्यमंत्री जैसे इस तरह का आदमी ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग करता अपने साथी के लिए कि नाकारा है, निकम्मा है। मैं समझता हूं पहली बार किसी मुख्यमंत्री के मुंह से सुन रहा हूं, इतने घबराहट में हैं, डरे हुए हैं, इनके पास नंबर नहीं है। अभी पार्टी के साथ गद्दारी की है तो उसका क्या उपयोग करेंगे? क्या मुकुट पहनाएंगे? क्या मुकुट पहनाएंगे? और शायद नाराजगी है, और जिस तरह से अभी कह भी रहे थे संयम जी कि आहत हुए मुख्यमंत्री और इसलिए अब इस तरह से निकला है उनके अंदर का जो भी था सचिन पायलट को लेकर। लेकिन प्रतीक कासलीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अकेले की भावना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपको जी, सारे कांग्रेस के विधायक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बहुत भारी इनके खिलाफ आक्रोश के अंदर है कि इन्होंने अपनी पार्टी को धोखा दिया है, राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाया है, उसकी कुठाराघात किया इन्होंने। ये तो दंड के पात्र हैं, सजा के पात्र हैं। ठीक है, यानी दंड इनको मिलके रहेगा। ठीक है, यानी ये नाराजगी जो है वो जायज है, ये आप संयम जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन प्रतीक कासलीवाल जी, आज तो सुनवाई हुई, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, एक आम दर्शक भी समझना चाह रहा है आम शब्दों में कि जो आधार बनाया जा रहा है उस आधार पर कितना मुमकिन लग रहा है आपको कि आपका पक्ष मजबूत है यहाँ पर? और क्योंकि अध्यक्ष के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे थे, और जिस तरह से नोटिस भेजा गया है उसका आधार नहीं है, वेब को लेकर जो बात कही जा रही है, जिस पर ये याचिका लगाई गई है, उसका वो बनता ही नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है। जो भी सचिन पायलट के जो अधिवक्ता थे वो ये बात बार बार कह रहे थे। ऐसे में प्रतीक जी, कितने गुंजाइश है, कितने ज्यादा सकारात्मक है आप लोग की जो आप लोग ने तर्क रखे हैं और जो नियम है उस हिसाब से पक्ष में आपके आएगा फैसला? देखिए, पक्ष में आएगा या विपक्ष में, ये तो प्योरली न्यायालय पे छोड़ा जाना चाहिए, और उससे पहले कोई भी टिप्पणी जब न्यायालय में विचाराधीन हो तो वो नहीं करना चाहिए। बट मुख्य रूप से आपको बता दूं कि स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो पूरे संविधान के मापदंड के अंदर की गई है। 1989 के जो रूल्स प्रेस्क्राइब करते हैं उसके तहत की गई है। तो कोई भी ऐसा एलिगेशन कि स्पीकर का इसके पीछे कोई मैलिस था, ये बिल्कुल निराधार है। जो हमारे संविधान के और उच्चतम न्यायालय के दृष्टांत और नजीरे हैं उसके अंदर साफ कहा गया है कि स्पीकर स्वतंत्र है ये कार्रवाई करने के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन की शेड्यूल 10(1)(a) में अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो स्पीकर के पास वो पावर्स हैं, और उसी के तहत स्पीकर ने नोटिस दिया है। अभी जो बात आती है कि स्पीकर ने क्या दिमाग लगाया नहीं लगाया, जल्दी क्यों करी, उसका सीधा सीधा तौर पे जवाब है कि एक शो कॉज नोटिस दिया गया है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरा पक्ष आए, अपना जवाब रखे, अपना सफाई में कोई दस्तावेज पेश करना चाहता है वो करे, और उसके बाद एक निष्पक्ष रूप से स्पीकर के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इतनी जल्दी और इतनी भावुकता के द्वारा अब क्यों उच्च न्यायालय के द्वार खटखटाए हैं? एक बार स्पीकर का ऑर्डर आ जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के पावर्स में रहेगा। आपको लगता है स्पीकर ने गलत किया है तो आप उच्च न्यायालय के द्वार खटखटाएं। आप इतनी जल्दी इतना घबरा करके और डिस्क्वालिफिकेशन के सिर्फ नोटिस के तहत ही आप उच्च न्यायालय के द्वार खटखटा रहे हैं, वो दर्शाता है कि कैसी कार्रवाई की गई है और नहीं की गई है। बिल्कुल प्रतीक जी, और इसलिए कहा जाए कि प्रीमेच्योर ये याचिका है। लेकिन एक और बात जानना और समझना भी चाहेंगे आपसे। कल शाम 5 बजे तक 5:30 तक का वक्त है कि स्पीकर कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं करेंगे, लेकिन स्पीकर को पावर है। अब ऐसे में अगर ये मामला और आगे जाता है तो क्या स्पीकर उस पर कार्रवाई करेंगे या फिर उनके स्वविवेक पर डिपेंड करेगा कि वो, जैसे अभी उन्होंने वेट कर लिया कि अभी सुनवाई क्योंकि चल रही है कोर्ट का आदर करते हुए, ऐसे ही इसे आगे एक्सीड कर सकते हैं? देखिए, पहले भी जो लेटर लिखा गया था वो इसीलिए लिखा गया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है तो प्रोप्राइटी अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अब इसी आड़ में उन्होंने एक बार समय लिया, फिर दोबारा लिया गया। तो आज मसला था कि ऐसे तो आप 2 दिन बाद फिर एडजॉर्नमेंट करा करके सिर्फ समय बाय करना चाह रहे हैं। तो आज की तारीख में हमारे कोर्ट के द्वारा कोई भी स्टे स्पीकर की कार्रवाई पे नहीं किया गया। स्पीकर स्वतंत्र है 5:30 बजे कार्रवाई करने के लिए। अगर उच्च न्यायालय को लगता है तो या तो स्टे करें या स्पीकर के द्वारा नोटिस दिए गए वो खारिज करें, अन्यथा स्पीकर स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए। जी बिल्कुल, स्पीकर स्वतंत्र हैं और कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई यहां पर शुरू होगी। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आपका स्वागत है। तो मंगलवार को किसका होगा मंगल, क्योंकि कल सुनवाई है और कल फैसला भी आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, और इसके बाद ही आगे की रणनीति यहां पर तय होगी कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है या फिर प्रदेश की सियासत का कहीं ना कहीं रास्ता साफ होता है कि क्या फैसला लिया जाता है। क्योंकि अभी सबकी निगाहें टिकी हुई है
सुनवाई को लेकर इस याचिका को जो लगाया गया है। चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं और संयम लोढ़ा जी का रुख करना चाहेंगे। संयम जी, अब देखिए आज बयान भी अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और आज जब गिरिराज मलिंगा ने साफ तौर पर कहा, आप लोगों ने 35 करोड़ की बात कही, राज्यसभा चुनाव के दौरान 25 करोड़ 35 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात पहले ही कह दी थी और तभी से प्रदेश में भी हर जनता सजग थी कि आखिर कौन खरीद फरोख्त कर रहा है, क्या राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा होगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव नहीं, सरकार और सत्ता बदलने को लेकर ये पूरी कोशिश, पूरी कवायद थी और यही बात वजह है कि आप सभी एकजुट हैं। लेकिन संयम जी, कब तक बाड़ेबंदी में वहां पर रहना होगा? क्या सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद विधानसभा में ही कुछ हो, फैसला हो जाए, सरकार स्थिर नजर आए, इसके बाद ही वहां से सब बाहर आएंगे? क्योंकि सवाल बाड़ेबंदी को लेकर उठ रहा है, आम जन भी जानना चाहता है कि आखिर वहां पर कब तक और क्यों। श्वेता, जब इतना बड़ा षड्यंत्र उपद्रव होता है तो उससे निपटने में समय तो लगता ही है। और फिर कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका और मध्य प्रदेश का कड़वा अनुभव रहा है, इसलिए एहतियात और सावधानी के तौर पर सारे कदम उठाने आवश्यक होते हैं। और जो भी कदम उठाए गए हैं, चाहे हम यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, वो सारे राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों की सहमति से हुए हैं। पर 21वीं सदी का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इस बात का उल्लेख जरूर होगा कि लोकतंत्र के सेनानी के रूप में किस रूप में अशोक गहलोत ने दिल्ली में बैठी हुई एक ताकतवर हुकूमत को घुटने टिकाए हैं, इसका उल्लेख जरूर होगा। और बहुत जल्दी इसी सप्ताह में ये सारे बादल छट जाएंगे और बहुमत भी साबित होगा और फिर से सरकार अपनी पुरानी गति से काम करने लगेगी। इस पर किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। महेंद्रजीत सिंह जी, आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि एक हफ्ते में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जिसका इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है? क्या वाकई में एक हफ्ते में सब ठीक? महेंद्रजीत सिंह जी। जी, ये जो एक सप्ताह के अंदर जो कह रहे हैं, वैसे कल हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में हो जाए और भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये विधायकों का लेन देन का मामला और ऑडियो अगर ये गलत निकल गया तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इतनी बड़ी बात कहना, आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश चला रहे हैं, बल्कि हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सोच समझ के वो कह रहे हैं। न्याय हमारे पक्ष में आएगा। पहले मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत साहब के चक्कर में पड़ गए ये और इनकी पूरी तरह से हवा निकल गई है और उनकी पोल पट्टी भी खुल गई है और ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है। लेकिन अशोक गहलोत साहब लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं। बीजेपी के जिन भी नेताओं की बात करें, विधायकों की बात करें, उनका कहना यही कि कुछ लेना देना ही नहीं है, आपसी इनका गतिरोध बना हुआ है, ये इस लेवल पर पहुंच गया है, जबरदस्ती बीजेपी को बीच में लाया जा रहा है। ये मानने को ही तैयार नहीं है। बीजेपी छुटभैया जेल में गए हैं। बीजेपी कुछ भी कहती रहे, इतने 150-125 करोड़ देश की जनता अपनी आंखों से और मन से सुन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कृत्य क्या है, इसके क्या हालचाल हैं, वो पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, यहां तक कि इनके केंद्रीय मंत्री ना कह रहे हैं कि मेरी इसमें वॉइस नहीं है और वो एसओजी का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या हो रहा है? देश का मंत्री अपने प्रजातंत्र के अंदर प्रजातंत्र को बचाने के लिए नोटिस लेने के लिए भी तैयार नहीं है और नोटिस ले भी लिया तो कह रहे हैं कि मेरी इसमें वॉइस है ही नहीं, अपनी वॉइस देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है? ये देश की जनता अब कमजोर नहीं है, मदन दिलावर कांग्रेस कमजोर नहीं है, प्रजातंत्र कमजोर नहीं है। ठीक है ये मदन दिलावर जी, अब देखिए, आप है। लोग भले ही कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और बीजेपी पर ही शुरुआती तौर पे खरीद फरोख्त के इल्जाम थे, ये तो बाद में ऑडियो ये सामने आया और इसके बाद फिर 2 विधायकों पर कार्रवाई भी यहाँ पर की गई है। लेकिन बीजेपी का लेना देना नहीं किस आधार पर? क्योंकि मानेसर में या फिर दिल्ली में जो 19 बागी विधायक बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट तो बीजेपी का है, ये बार बार कहा जा रहा है। बीजेपी के नेता वहां मिलने जाते हैं और वैसे भी जब कभी कुछ ऐसा तो सरकार कौन नहीं बनाना चाहेगा, हर कोई कोशिश करेगा सरकार बनाने की, अगर मौका मिलता है तो। और अगर ऐसा मौका बीजेपी को मिल रहा है तो फिर
सब बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ करके नहीं बनाना चाहती। ये सास बहू की तरह झगड़ा करके और ये तोहमत हमारे ऊपर लगा रहे हैं, और जब ये नाकाम रहेंगे सरकार चलाने में, और जब राज्यपाल महोदय भारतीय जनता पार्टी को बुलाएंगे तो निश्चित रूप से बुलाकर सरकार बनाएंगे। लेकिन ये जिस प्रकार के ओछी बातें कर रहे हैं और इस प्रकार से उनका कड़वा अनुभव है, गुमराह कर रहे कड़वा अनुभव है, कर्नाटक जनता मध्य को, प्रदेश का कड़वा अनुभव है, ये कह रहे हैं वो। हमारा भी कड़वा अनुभव है कि 90 लाख रुपए में इन्होंने चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए लेकर के चीनी दूतावास को भारत की जमीन बेच दी है। ये देश को जमीन बेच सकते हैं, भारत माता को जमीन बेच सकते, भारत माता को बेच सकते, अपनी माँ को बेच सकते, तो इतना झूठ क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा, और इतने ज्यादा मक्कारी क्या होगी कि अपने साथी को ही कोई कहे, अपने साथी को ही कोई कहे, अपने साथी को नकारा है, निकम्मा है, देश को बेच 640 वर्ग किलोमीटर जमीन 2013 में कांग्रेस ने बेच दिए। 90 लाख रुपए तो रिकॉर्ड पर आया, कितने हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस ने खाए हुए। गद्दारी की देश के साथ, ये गद्दार है। अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग अपने साथ भी गद्दारी कर सकते हैं, इस प्रदेश के साथ भी गद्दारी करें। सरकार नाकाम रही है, अरे वो 11 करोड़ मास्क कहां गए? तौर पे फैल हुई है। गलत जी बताए, वो 11 करोड़ के मास्क कहां गए? कौन ले गया? प्रियंका गांधी को भेज दिया क्या? राहुल गांधी को भेज दिया क्या? 11 करोड़ के मास्क कहां गए? बताइए कौन खा गया 11 करोड़ के मास्क को? उन्होंने क्या क्या डील की? गुजरात के मुख्यमंत्री ने कितनी जनता को लूट रहे हो? क्या कैसे लूट रहे हो? आपको जो देश की जनता 1.5 साल में जनता को इतना लूटा है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। लोग परेशान है। जब चुनाव हो गया ना तो छठी का दूध याद दिलाने की जनता 1000 करोड़ की डील करता है। छठी का दूध याद दिलाने की जनता इंतजार कर रही है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। आरसी चौधरी जी, आप केंद्रीय मंत्री की जो बात कर रहे हैं, यही तो सवाल है। जांच इसलिए तो है, जांच में सहयोग करे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ 3 बात रखूंगा, आपको बिल्कुल समय नहीं लूंगा। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, अजित पवार जेल जाएगा, भ्रष्टाचार किया है। आधी रात को राजभवन खोल के शपथ दिलाई जाती है, सुबह 6 बजे जाके सीधे राजभवन से सचिवालय जाते हैं, और जहां पे अजित पवार को जिस फाइल में जेल भेजना था, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस उस पे साइन करके उनको बाइज्जत बरी करते हैं। उन्होंने वहां पे इनको आईना दिखाया। दूसरा आईना इस देश के अंदर दिखाया गहलोत साहब ने, जो संयम लोढ़ा जी ने कहा ये रंगे और बिले की जोड़ी, जो कभी आईटी से डराती है, कभी ईडी से डराती है, कभी सीबीआई से डराती है। जब चाइना का पर्सन पूछते हैं तब राजीव गांधी फाउंडेशन में इन तीनों को एक साथ लगाती है। लेकिन इस बार इन्होंने गलत लोगों से पंगा लिया है। लेकिन शब्दों को जरा ध्यान में रखिए, शब्दों को जरा ध्यान में मंत्री किस प्रकार से मंत्री भाग रहा है, ये दर्शाता है। वो जो सैंपल नहीं दे सकते अपनी आवाज का, वो जानता है दुनिया की किसी जांच एजेंसी से जांच करा लीजिए, तैयार बैठिए, दुनिया की किसी जांच एजेंसी से जांच करा लीजिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ठीक है, जांच में सहयोग की बात हो गई। ठीक है, आरसी जी बस आरसी जी एक मिनट, मदन दिलावर जी की पोल खुलने वाली है। ठीक है, मदन दिलावर जी देख रेख में वीडियो बने हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं। मदन दिलावर जी, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सीएमआर से ये टेप आए हैं, और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे, अगर ये साबित हो जाता है। तो जांच में भरोसा करते हैं ना, कोई भी पार्टी हो, जांच होने दीजिए, लेकिन जांच में सहयोग नहीं है सर, तभी होगा। संजय जांच करा लीजिए, ठीक है, और सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी बताएं, सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? ठीक है, सीबीआई को तुमने ठीक है, आरसी चौधरी जी, ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर संजय माधव, अब क्योंकि देखिए विधायक, एक विधायक की बहुत अहमियत है, नंबर गेम की बात कही जाती है, हमारे पास विधायक है, लेकिन एक बात है जो प्रदेश की जनता जानना चाहती है। 2 सीट आपको दी जाती है सीपीएम की, आप लोग कहते हैं कि जो फैसला लिया जाएगा वही हमारे विधायक करेंगे। फिर ये कैसे है कि 2 राह पे, अगर आपके बलवान पुनिया वहां चले आते हैं अशोक गहलोत के समर्थन में, उस वक्त भी राज्यसभा की वोटिंग के दौरान भी उन्होंने वोट कास्ट किया था, दूसरे पहुंचे नहीं थे, और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम तो किसानों के नेता हैं और किसानों के हित में ही बात करते हैं, लेकिन सरकार का सपोर्ट तो करना होगा जिसकी भी आप चाहें। नोटों की बार्गेनिंग हो रही है कांग्रेस से।
श्वेता जी, ये तो मेरे बिना- जो बिना- बताती बिना- है, बिना- कुछ नहीं। सीडीएम के आधार पे किस हिसाब से बात करती है। आपका केंद्रीय मंत्री बात कर रहा है, वो कह रहा है भवराज शर्मा को आपकी सीनियरिटी का संजय ध्यान माधव, रखेंगे। आपके विधायक जिस सदस्य आदमी को से बात बताइए। होगी, ठीक है, आप बता दीजिए ठीक कितने है, बात ठीक हुई थी है, और ठीक क्या है। चीज हो रही है। आरसीजी, श्वेता जी, हाँ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जहाँ तक सवाल है, आपने सही कहा, हमारे विधायक ने सही कहा, हमारे सेक्रेटरी ने सही कहा कि हम किसानों मजदूरों की राजनीति करते हैं। आज भी हमारी चिंता इस बात को लेकर के है, इनकी चिंता है क्या है, ये एक दूसरे की बहस में जाहिर कर रहे हैं। और ये जो मदन जी कह रहे हैं, दूध की दुल्हन बीजेपी नहीं, अभी देश की पूरी जनता ये देख रही है भाजपा का चरित्र पिछले 6 दूध साल का से दूल्हा देख रही कौन है? है। हमारे- हमारा कहना ये है छह महीने में लोकसभा में मैंने 25 पहले भी में ये 25 कहा सीट कि लोकसभा लोकतंत्र में में भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आई रूप से भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है, तभी लोकतांत्रिक रूप से 330 चुनी सीटें सरकार भारतीय जनता पार्टी के को देश काम में। करने देने का अधिकार और है। यहाँ दो बैठे आपने हैं। कहा कि जब सरकार का जहां तक सवाल है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि जब विधानसभा के पटल पर फैसले का वक्त आएगा, तब यदि जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी फैसला करेगी। और हमारे दोनों विधायक जो है पार्टी के फैसले को मानेंगे। दोनों विधायकों ने कह दिया, इसमें कोई प्रश्न उठाने सवाल ही नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी बिल्कुल, तब वो करेंगे, अभी कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी क्यों करेंगे? तो आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। कोरोना से मरीज मर रहे हैं, जितने जनता मर रही है, पैसे की डिमांड शर्म नहीं आ रही? ठीक है, चल रही ठीक है। है, उतने आपके- पैसे आपके- आ जाएंगे। ठीक है। शर्म आनी चाहिए कि टिड्डियों से किस फसल नष्ट हो रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, नौजवान बर्बाद हो रहा है, पूरा का पूरा देश आज महामारी से बिल्कुल, करा रहा है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इस बात। कांग्रेस ठीक है। हंस रही चिल्ला है, चिल्ला करके कांग्रेस संजय मर रही माधव, है। संजय और माधव, किसानों को बर्ताव नहीं संजय कर रही है। माधव, ये समस्या है और सरकार तो कह रही है इसे लेकर काम कर रही है। और अगर उस अब ये तो अभी की बात है ना, इससे पहले भी टिड्डियों से किस तरह से हमला हो, कितना किसान परेशान था, तब सरकार से क्या आपने बात रखी थी? क्या आपने बातचीत की? कैसे किसानों को समाधान मिले? अगर किसानों के हित में आप काम करते हैं, किसानों की आवाज बुलंद करते हैं। लॉकडाउन के अंदर भी अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार चीन के हित में बात करते हैं, जनता के हित में, किसानों के हित में नहीं करते हैं। आपको शर्म आनी ये ढोंगी चाहिए है। कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में हत्या की, आपने महाराष्ट्र में अपनी पोल खोली, आपने गुजरात में विधायक खरीदे, जाइए ना, माननीय आपने सुप्रीम सब्जी कोर्ट मंडी पढ़ा हुआ खोल है, रखी है। हाई कोर्ट पढ़ा हुआ है, आपको जाइए शर्म ना, नहीं अपनी आती बात कहिए है, ना, आपको आपकी बात शर्म आनी सुनिए। चाहिए। आप एक ये लोगों से क्या लोकतंत्र होता है? को चुनी सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। आज जाइए जब महामारी ना, में जाइए ना, आपका- माननीय सुप्रीम आपका कोर्ट पे फर्ज जाइए, बनता है। माननीय अच्छा ठीक है, आप संजय समझ माधव, गए, आप संजय करो। माधव, संजय माधव, एक मिनट। अभी मदन दिलावर जी ने एक बात कही, डील हो रही है, नोटों की डील हो रही है कि डील हो जाएगी, उसके बाद वो साथ आ जाएंगे। आपने कहा कि लास्ट मोमेंट में आएंगे जब फ्लोर में जरूरत पड़ेगी। तो मन तो पहले से ही हो जाता है कि आपको किसके साथ है, किसकी सरकार बन रही है, तो या फिर उस वक्त तक में ऐसे में तो आरोप लगेंगे, क्योंकि बिना फायदे के कोई इधर से उधर नहीं जाता है। श्वेता जी, और राजनीति में तो ये खास ये गलत समझ है। राजनीति में तो खास कर नहीं, ये गलत समझ है। ये जरूरी नहीं लेन देन से क्या, जब सरकार चल रही है, उसके पास पूर्ण बहुमत है, तो हमें क्या जरूरत है किसी का समर्थन या विरोध करने की? जब आवश्यकता होगी, जब ये फैसला होगा कि सरकार के जरूरत है, ऐसे में तो ये आरोप लगाएंगे ना, बीजेपी आरोप लगा रही है। आरोप लगा सकते हैं, उनका चरित्र यही है। जिनका चरित्र खरीदने और बेचने का है, वो ऐसे आरोप लगा सकते हैं। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चरित्र ये नहीं है। आज तक का हमारा इतिहास है, जब जरूरत होगी तो पॉलिटिकल रूप से जो सही होगा, हमारी पार्टी फैसला करेगी। आज हमारे तक दोनों इतिहास है, विधायक उसको चीन का मानेंगे। साथ देते हैं। हमारी पार्टी फैसला करती है, हमारे विधायक ठीक है, फैसला नहीं ठीक है, करते। इनका चलिए, साथ देते हैं। आपकी पार्टी फैसला करती है, तो फिर बलवान पुनिया कैसे गए, कैसे सपोर्ट में आ गए? बलवान पुनिया सपोर्ट में पार्टी की लाइन के हिसाब से उन्होंने क्या फैसला किया, वो हमारे पार्टी ने ये नहीं कहा बलवान पुनिया फैसला करता। पार्टी ने टाइमिंग को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और आगे बलवान पुनिया ने अपने बयानों में कहा है कि जो पार्टी फैसला करेगी, उस फैसले को हमारे दोनों विधायक मानेंगे। आज ठीक है, दोनों विधायक संयम रोड़ा जी, सीपीएम के दोनों विधायक है, एक आपके साथ समर्थन में, दूसरी आज दोपहर खबर आई थी कि वो जयपुर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का साथ देंगे। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मीटिंग के लिए आ रहे हैं और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या वो संपर्क में है आप लोगों के? बलवान पुनिया ने क्या खुला समर्थन दिया है? इनका कहना है कि जो पार्टी कहेगी वही वो करेंगे। देखो श्वेता जी, श्वेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इनके सारे फैसले इनका संगठन करता है और इनके संगठन के फैसले को चाहे कोई सांसद हो या चाहे विधायक हो वो मानने के लिए बाध्य है। लेकिन जो कॉमरेड बलवान पूनिया साहब है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, तो एक नागरिक के रूप में भी आदमी के अपने जज्बात होते हैं। उस जज्बात के तहत वो अपनी बात रखता है और वो अपनी भूमिका निभाता है। तो उन्होंने जो बातें रखी है, प्रेस के माध्यम से भी उन्होंने रखी है कि वो इस षड्यंत्र को विफल नहीं होने देंगे। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दोनों विधायक आने वाले समय में जब भी इनका संगठन निर्णय करेगा, इस भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को हर हालत में विफल करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को काम करने में सहयोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनेंगे। क्योंकि वो ये समझते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के इरादे क्या है। वो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने वाला दल है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अन्य राज्यों में जिस तरीके का आचरण भारतीय जनता पार्टी का रहा है और काले धन के बल पर जिस तरीके से लोगों के जनादेश के साथ उन्होंने मखौल बनाया है, खिलवाड़ किया है, उसी आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दोनों विधायक आने वाले वक्त में, हम ऐसी आशा करते हैं और हम उनसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो सदन में सरकार को सहयोग प्रदान करें। ठीक है, यानी कि आप दोनों 11 करोड़ के मास्क कहाँ है भी बता दीजिए। कौन खा गया उनको, कौन ले गया? पीएम के 11 करोड़ की बात करते हैं। वेंटिलेटर में मुख्यमंत्री जी खा गए, रूपाणी जी, उसका बता दीजिए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उसका बता दीजिए। जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट बड़ा हुआ, जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, न्याय मांगे तो न्याय मांगे ना। आपको विश्वास नहीं माने न्याय में, जवाबदेही नहीं है, जनता को आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। चलिए ठीक है, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए, ठीक है, बात सुनिए। आप दोनों से ही है, आप दोनों से एक सवाल है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप गुजरात पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई राज्य जहां आप लोगों की सरकार हो, भ्रष्टाचार कहीं पे बिल्कुल भी ना हो? क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जहां आपकी सरकार होगी वहां बीजेपी सवाल उठाएगी, जहां बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस सवाल उठाएगी। और अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तो बिना जेल से आए हैं, जमानत पे। 19 हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, गांधी जी जमानत पे, राहुल गांधी जी जमानत पे, हजारों करोड़ में खा गई थी पार्टी, चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हजारों करोड़ में खा गई, इसलिए बेल पे संजय माधव कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, संजय माधव, पीएम केयर फंड से कोई लेना देना नहीं, पीएमओ कहता है और पीएम प्रधानमंत्री बनाता है। ये क्या कर रहे थे, घपला नहीं करे तो ये बताएं, ये बताएं सोनिया गांधी जी जमानत पर क्यों है? जिनको सुन लीजिए, ये तो आपका काम है, जमानत पर है, ये तो बता दीजिए। राहुल गांधी जमानत पर कैसे हैं? तुम ये कहोगे। सर, अभी तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। अभी राजस्थान की बात कर लेते हैं, बहुत लिमिटेड वक्त है, बहुत लिमिटेड वक्त है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, संजय माधव। श्वेता जी, अभी तो जैसा कि सभी अपन भी देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। अब गुजरात का भी राष्ट्रसभा चुनाव में हमने देखा किसने खरीदा, कर्नाटक का हमने देखा प्रत्यक्ष, मध्य प्रदेश में हमने देखा, महाराष्ट्र का तमाशा तो पूरा ही बहुत ही हास्यास्पद खेल जो बीजेपी की पोल खुशी। इसलिए अभी कोई रहस्य नहीं है। आज मदन दिलावर जी चिल्ला बनी रहे, मदन दिलावर जी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। आपका पूरा का पूरा चरित्र आप अडानी अंबानी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। मदन दिलावर जी, यानी कोई भी दूसरी पार्टी में आते किसी का समर्थन करता है तो खरीदा ही हुआ है, वो बिकाऊ है और उसे खरीद लिया गया, इसलिए वो ऐसा गलती करें। बीएसपी के लिए आप कह रहे हैं, आप बीएसपी के 6 विधायक जो यहाँ कांग्रेस में शामिल हुए, आप बार बार उनके लिए कह रहे हैं कि उन्हें खरीदा गया, खरीद फरोख्त कांग्रेस ने शुरू की है। जब आपके ऊपर स्वयं मायावती जी कर रहे हैं, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी कर रहे हैं इस बात को कि हमारे लोगों को खरीदा गया है। कहा क्या मायावती जी ने आपको समर्थन देंगे? संयम लोढ़ा जी, बीएसपी के 6 विधायक साथ आते हैं, ये एक बड़ी कामयाबी थी जब सरकार बनी और आप लोग निर्दलीय भी समर्थन में आ गए, बीएसपी के 6 शामिल हो गए। उसे लेकर ही क्या बिना खरीद फरोख्त के कोई किसी पार्टी में नहीं जाता, कोई किसी का साथ नहीं देता है? क्या अब यही एक धारणा बन गई है या अब यही होता ही है? क्योंकि जो भी जाएगा बिना अपने मुनाफे के, बिना अपने फायदे के नहीं जाएगा। खरीद फरोख्त हुई होगी, पैसे उसे दिए होंगे, बस यही सवाल उठ रहे हैं सर। फिर वो बीएसपी के विधायकों की बात करें, 19 बागी विधायक जो अलग हो गए उनकी बात करें, या फिर हम दूसरे मामले देख रहे हैं दूसरे राज्यों के। जी देखिए, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब का नेतृत्व है, उनका 40 साल का बेदाग राजनीतिक जीवन है और उन्होंने उच्च मान्यताओं का पालन सार्वजनिक जीवन में हमेशा से किया है। और ज़्यादातर लोग जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो उनके काम की बदौलत दे रहे हैं, उनके व्यवहार की बदौलत दे रहे हैं। और हमारे जो बसपा के साथी भी राजस्थान की सरकार से जुड़े हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण अशोक गहलोत साहब का खुद का व्यक्तित्व और उनका काम है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस कठिन समय में, कोरोना के समय में, किस ढंग से रात और दिन अपने खून का पानी करके उन्होंने लोगों की सेवा की है। कोरोना के समय में इसका कोई सैकड़ों लोगों को मरा दिया, राजस्थान के सैकड़ों लोगों को मरा दिया है। ये सारे कारण और है। कितना आप बजट भ्रष्टाचार किया है देखिए, कोरोना के पीछे, इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है। हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान वो राज्य है
जो इस प्रदेश सोशल को कैसे सिक्योरिटी के कोरोना के मामले नाम में पर आउटस्टैंडिंग कांग्रेस सरकार ने लूटा है। सामाजिक लेकिन- सुरक्षा और 11 ये करोड़ मदन बिहार से दिलावर आप जी, देखें तो ठीक है, देश की मदन दिलावर जी, कोई राज्य की जी हुकूमत संयम जी, राजस्थान ये की बराबरी कोविड को नहीं लेकर कर जरूर सवाल उठ, लेकिन मदन दिलावर जी, कोविड को लेकर प्रदेश ने जो काम किया है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, और आपने कहा कि कौन चाहेगा कि अब एक एक आदमी की जान, एक एक व्यक्ति की जान कितनी कीमती है, कोई क्यों जानबूझ के किसी को मरने के लिए छोड़ेगा और मौत के मुंह में ढकेलेगा? जानबूझ के कोई नहीं करेगा, और हम आंकड़े तो देख ही रहे हैं। माँ बाप तो 33% में पास होता बच्चा तभी खुशी जाहिर करते हैं, इसका मतलब 66% तो गलत थे ना। तो 66% में जितना जितना इन्होंने लूटा उसकी सारी सीमाएं लांग दी। और मैं ये कह रहा हूं कि एसएमएस में 11 करोड़ रुपए के जो पास प्रतीक कासलीवाल जी, एक लास्ट कमेंट सर आपसे। प्रतीक कासलीवाल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। कल का दिन भी निर्णायक है इस पूरे सिनेरियो को लेकर, एक लास्ट कमेंट। देखिए, कल एक चीज कंफर्म है कि सुनवाई पूरी हो जाएगी, और क्योंकि 5:30 बजे स्पीकर महोदय के समक्ष सुनवाई होनी है, तो मेरा मानना है उसके पहले शायद हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर भी आ सकता है। वो किस पक्ष में होता है ये नहीं कह सकते, बट उस ऑर्डर के बाद ही कोई आगे की कार्यशैली जो रहेगी कि किसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, नहीं जाना, या सुनवाई के लिए स्पीकर के समक्ष उपस्थित होना है, ये पता चल जाएगा। तो काफी स्थितियां कल इस ऑर्डर के आने के बाद क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल मंगलवार है, और किसके लिए मंगल साबित होगा, उसी के लिए साबित होगा जिसके पक्ष में फैसला आता है। हालांकि जिस तरह से प्रतीक कासलीवाल जी का भी कहना है कि उम्मीद पूरी है कि कल सुनवाई पूरी हो जाएगी, इसके बाद फैसला किसके पक्ष में आता है, और जिसके भी पक्ष में आएगा वो तो खुशी मनाएगा, लेकिन दूसरा पक्ष भी शांति बैठेगा। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा सकता है, लेकिन 5:30 बजे तक का कल का वक्त है जब स्पीकर इसके बाद एक्शन ले सकते हैं। बहुत कुछ है जो कल साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि शह और मात का ये जो खेल है वो जारी है प्रदेश में। अब किसकी शह होती है, किसे मिलती है मात, इसके लिए करते हैं थोड़ा इंतजार। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।